Okay, so hello and welcome everyone. I welcome you all to this lecture moving charges and magnetism lecture 2. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है। अब हम देखेंगे कि वो फोर्स उस चार्ज के साथ करने क्या वाली है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा देखा था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है जिसके पास चार्ज Q है एंड उसके अगल बगल कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू B है, लेट्स से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है जिसकी वैल्यू हम देते हैं क्यू वी क्रॉस बी से। और अगर आप इसको लिखेंगे प्रॉपरली यू कैन राइट इट एज क्यू वी बी साइन थीटा, स्केलर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहे तो। लेकिन अब ये फोर्स इसके साथ करेगा क्या, ये हम देखने वाले हैं। और हमने बताया भी था कि लास्ट क्लास में ये करने क्या वाला है। ये बेसिकली होता क्या है बेटा, आप ये नीचे इस डॉट को देखिए। अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि लेट्स से हमारे पास ये चार्ज है, लेट्स से चार्ज की वैल्यू क्यू है। ये एक जगह पे है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। आप एज्यूम कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन, और ये थ्रू आउट भरी हुई है। तो सिचुएशन इस तरीके से कि ये चार्ज पहले आराम से मूव कर रहा था एंड ऑटोमेटिकली एक रूम में मूव करते करते हमने एक मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, आप हम सब जानते हैं कि एक फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन ये फोर्स इसे सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर कर देगी। So what will happen is that this charge, instead of going in the straight line, this charge will start to move along the circular path like this। और ये इसी सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा। और हमारा पर्पस होगा कि सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना, जो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए बस हमें सर्कुलर मोशन की कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा और मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे ये चार्ज इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा बेटा, तो आप सब सर्कुलर मोशन के बेसिक्स से जानते हैं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल जाता रहेगा, है ना। जिस भी पोजीशन पे होगा वहां से टेंजेंशियल इसका वेलोसिटी वेक्टर जाता होगा। तो ये तो हमारी इसकी बात होगी। अब ये जो फोर्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हर पोजीशन पर सेंटर पे लगेगा। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, एट एवरी पॉइंट दिस फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी ऑलवेज सेम क्यू वी बी साइन थीटा, एंड बस डायरेक्शन अलग होगी। तो फोर्स वेक्टर की जब आप बात करोगे तो वेक्टर विल बी डिफरेंट। अब हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बेसिक्स पे आते हैं ताकि हम फर्दर डेरिवेशन को फॉलो कर सके। तो सर्कुलर मोशन का अगर आप बेसिक्स देखेंगे या फिर आपने मेरा अगर सर्कुलर मोशन का वीडियो देखा होगा, तो किसी भी चीज को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसको दो चीज चाहिए। पहले तो उसको चाहिए वेलोसिटी, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम टेंजेंशियल वेलोसिटी और सम लीनियर वेलोसिटी। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि सर्कुलर मोशन पे जा सकता है। अगर आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप सेंटर पे खड़े हो जाइए और किसी रस्सी से अपने दोस्त को, उसका हाथ, उसको कहिए कि रस्सी पकड़ के रखे। और अब आप उसको कहिए कि भाई तू इस डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट कर दे। और आप क्या कीजिएगा, रस्सी को अपनी तरफ खींचिएगा और आप कहिएगा कि भाई तुझे हमेशा चलते ही रहना है। सो व्हाट विल हैपन, योर फ्रेंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट फ्रेंड विल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कल। ऐसे गाय भैंस को भी आपने देखा होगा गाँव में, इसी तरीके से गोल गोल वो घूमती रहती हैं। बिकॉज उनको एक सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो हमेशा खींचते रहता है, जो उनकी जो रस्सी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है कि आपका जो चार्ज था उसके पास स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी v थी, अब उसके ऊपर एक फोर्स f लग रही है। At all the instant this velocity v will be there and this force f will be there, and because of their combination this circular motion will happen। सर्कुलर मोशन होने की यही दो कंडीशन है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो सर्कुलर मोशन होने वाला नहीं है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तब लीनियर मोशन हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो वो चीज सर्कल में नहीं घूमेगी, सेंटर की तरफ भाग जाएगी। ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब जिन बच्चों को सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट याद है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज टू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हो क्या रहा है इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल के पास अपनी खुद की वेलोसिटी तो है एंड साथ में इसके ऊपर एक सेंटर पे फोर्स लग रही है। ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, और यही अब हमारी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हमारी जो फोर्स है विच इज क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे आप इक्वेट कर देंगे क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहीं से आपका प्यारा सा रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको आपको हर जगह यूज करना होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटा आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी एम वी डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा। आई होप आई एम करेक्ट, है ना। आप क्या कहते हैं कि यहाँ से एक एक वेलोसिटी आपकी कट जाएगी
एंड रेडियस के लिए जब आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज योर फॉर्मूला। आई होप मैंने अपने ऊपर तो नहीं लिख दिया, हाँ। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर रेडियस, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी साइन थीटा। मोस्ट केसेस में आपको थीटा 90 डिग्री ही मिलेगा। जब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तब क्या होगा? जब थीटा डिग्री 90 डिग्री नहीं होगा तब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। एक्चुअली ये सर्कुलर और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन करता है, जिसे हम हेलिक्स कहते हैं। जो आपकी स्प्रिंग की जो आपका स्प्रिंग जिस ओरिएंटेशन का होता है ना, तो उस केस में वो ये परफॉर्म करता है। लेकिन इसको हम एक अलग से सेक्शन में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल सर्कुलर मोशन के लिए आपको ध्यान रखना है, फॉर सर्कुलर मोशन दिस एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर शुड बी 90 डिग्री। फॉर सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड वेक्टर शुड बी 90 डिग्री। इसको आप अपने लाइन में लिख दीजिए, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। आई होप ये समझे। बस इतना ही डेटा अगर आपको पता है तो आप सारी चीजें निकाल लेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीखा था, जो यहाँ पर ऑनलाइन पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको उसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आप डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आप जरा यहाँ पर देखिएगा। सो आप इमेजिन करिए 99% केसेस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऐसे देखने मिलेगी। एक होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जाता है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। इसको आप चाहे तो रट सकते हैं। अगर आपको क्या बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको रट सकते हैं। तो अगर हम देखना भी चाहे तो हम ऐसे देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, कि जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपने लेक्चर 1 देखा है। तो मिडिल फिंगर आपका वेलोसिटी वेक्टर बताएगा, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका थंब ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। सो इस चार्ज के साथ होगा क्या बेटा, ये चार्ज आपका it will start to move in a circle like this, it will start to move in a circle like this। now ये बात हुई हमारी पॉजिटिव चार्ज की। जब यही चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, तब ये सर्कल उसका नीचे की तरफ बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो ये आपका अभी यू आर अज्यूमिंग पॉजिटिव चार्ज था। अगर यही चार्ज आपका नेगेटिव हो जाएगा, कि हमारा चार्ज नेगेटिव है, तो सेम चार्ज है, लेट्स से उसकी वेलोसिटी v है, बस उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी नीचे की तरफ लगेगी, एंड वो चार्ज आपका नीचे की तरफ सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू हैपन। इस चीज को आप लिख सकते हैं। सो अब इसको आप बोलोगे सर ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? रीजन बीइंग कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें जब क्यू नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, है ना। तो नेगेटिव फोर्स मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन उल्टी है। पॉजिटिव फोर्स की डायरेक्शन जब हमारी लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब ऊपर की तरफ आ रही थी, तो नेगेटिव फोर्स मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी। सो आई होप ये बात आप समझे हो। सिमिलरली जो आपका अदर केस जो आपको पूछा जाएगा वो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वॉज गोइंग इनटू द प्लेन, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनफाइनाइट एट ऑल प्लेसेस। सो अब नाउ अब इसी का वाइस वर्सा, बस आपने अगर एक केस ध्यान रख लिया, आप सारे केस अपने आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका चार्ज राइट में जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से, तो बस इसका वाइस वर्सा कि अंदर जब जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर लग रही, तो यहाँ पर नीचे लगेगी। सो इफ यू रिमेंबर वन केस यू कैन रिमेंबर ऑल द केस इन दिस मैनर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा, लेट्स से वो राइट की तरफ जा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द केस सिनारियो। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हो। अब इस चीज को अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देखना चाहते हो तो कैसे करेंगे, आप इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, कि ये वाला सिचुएशन जहाँ पर हमारा चार्ज राइट में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब आपको थोड़ा सा लेग स्पिन की तरह आपको व्रिस्ट को घुमाना पड़ेगा। सो अगर मेरा इंडेक्स फिंगर आपके पास आ रहा है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, आपको इंडेक्स फिंगर को अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है, टुवर्ड्स यू। अगर आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो परफेक्टली नीचे की तरफ है। फाइन। वीडियो पे थोड़ा बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए। सो दिस इज व्हाट दैट विल हैपन। एंड सिमिलरली फिर वाइस वर्सा, कि आपका यही चार्ज हो सकता है लेफ्ट साइड में जा रहा हो, एंड लेफ्ट साइड में जाएगा, तो अगर यही वाला आपका चार्ज है, लेट्स से यही वाला जो आपका चार्ज इस सिचुएशन में जो आपका राइट साइड में जा रहा था, अगर वो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। आई विल ड्रॉ डेट ऑल्सो। सो इसी सिचुएशन को आप देख सकते हैं। मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, मतलब हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी थी। सो दैट इज द स्टफ। तो दिस इज ले इसीलिए मैं इसको
आराम से बना रहा हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज रहे तो आप वीडियो के इस सेक्शन में आ सकते हैं। तो अभी वाइस वर्सा केस कैसा होगा कि अगर यही चार्ज आपका लेफ्ट साइड में जाता होता, लेट्स से वेलोसिटी v होती और पॉजिटिव चार्ज होता, तो लास्ट केस में देखो वो यही चार्ज जब राइट में जाता तो ऊपर की तरफ लग रही थी, तो वाइस वर्सा इसका नीचे की तरफ लगेगा और इसका सर्कुलर मोशन आपका नीचे की तरफ होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हाँ अगेन अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा और अगर वो क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड में जा रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। सो दैट इज अ स्टफ, यहाँ पर आपका एफ पी आ जाएगा, समझ के रट्टा मारना है। तो डेट इज अ केस सिनारियो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि सर्कल की ओरिएंटेशन किस तरीके से हो रही है, क्योंकि आगे जाके आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। बेसिकली आपके जो नीट और मेंस लेवल के न्यूमेरिकल होंगे उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन का रोल नहीं होता, एडवांस के न्यूमेरिकल्स में होता है। सो दिस इज वन स्टफ, आई होप आप समझ पा रहे हैं। फिर अगेन क्या कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आती होगी तब क्या होगा, अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा अभी तक। सो अगर आउट ऑफ द प्लेन आती होगी, अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसका इस केस का वाइस वर्सा हो जाएगा, इसमें नीचे जा रही थी इसमें ऊपर की तरफ चल जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वी एज्यूम की हर जगह है, so in this case we will get a beautiful circle on the upper half, and similarly vice versa if we are going in this direction, नेगेटिव वाला अगर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, and we will find a circle like this. So this was the overall thing that we had to see. इसको आपको थोड़ा खुद बैठ के समझना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज़ आएगी। और ये ऐसा नहीं चाहिए कि आप एकदम इसमें एक्सपर्ट हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन देख कर ही आप बता सके कि भाई ये किस डायरेक्शन में सर्कल बनाने वाला है। सो मोटा छोटा हमें ये देखना था, हमारे आज की कहानी का हीरो ये है कि हम रेडियस की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और तोड़ेंगे प्रॉपरली तो आप पाएंगे कि ये जो रेडियस का फॉर्मूला है, ऊपर एम वी दिख रहा है आपको ना, एम वी मतलब क्या हो गया, मोमेंटम। तो दैट इज मोमेंटम डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा, है ना। मैं एक फ्रेश पेज पे आपको इस चीज को समझाता हूँ कि रेडियस वॉज एम वी डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा। एंड इसी चीज को आप कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में मास और वेलोसिटी नहीं दिया होगा, मोमेंटम दिया होगा, तब आप क्या करेंगे। सो कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है, इट विल वर्क इन दैट वे। और जस्ट अ सेकेंड, और कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपको वेलोसिटी नहीं दी होगी, है ना, आपको सीधे काइनेटिक एनर्जी दी होगी। तो उस टाइम पर आप किस तरीके से इसको निकालेंगे, जब आपको खाली काइनेटिक एनर्जी दी होगी तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसको डिराइव कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज मास टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी, इट इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एंड 2 को वहां अगर मैं भेज दूं तो आई हैव गॉट एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। एंड अब अगर आप रूट ले लेंगे तो वी विल गेट एम वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी, एंड इसी एम वी को हम मोमेंटम भी कहते हैं। तो आपका जो न्यूमरेटर था बेटा, ये जो एम वी वाला टर्म था, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, एंड यू विल हैव अनदर फॉर्मूला फॉर रेडियस व्हिच विल बी रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा। मैक्सिमम केसेस में साइन थीटा 90 होगा। सो आई होप ये आप समझे। तो किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला हमारा एक छोटा सा है, आप चाहिए तो आप कभी किसी बच्चे को फॉर्मूले में दिक्कत होती है तो आप खड़े खड़े 2 सेकंड में इसको डिराइव भी कर सकते हैं। सो ये हो गया, अब यही सारी चीजें हमको न्यूमेरिकल में काम आएगी। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। सो मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो भी मेंस और नीट लेवल के आएंगे, सीटी लेवल के आएंगे, वो आपको रेशियो टाइप के आएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखना। आपको कैलकुलेशन टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, आएंगे भी तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, लेकिन मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे 60, 70, 80% क्वेश्चन यू विल फाइंड कि रेशियोज के ऊपर है। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसमें आपको देखना है इस क्वेश्चन में कि आप कुछ टर्म्स को ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस इज एस सी वर्मा सर का एक सॉल्व एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। पहले तो भाई प्रोटॉन क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोटॉन में क्या क्या होगा आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एंड उसके बाहर एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा, बस प्रोटॉन देखना। प्रोटॉन, अच्छा सो सॉरी, मैंने हाइड्रोजन एटम बना दिया, रियली सॉरी। सो प्रोटॉन है मतलब आपके पास खाली एक पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
वी ओनली हैव अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नथिंग एल्स। फिर उसके बाद बोलते हैं ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियस जिसके पास, दिस इज प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियस जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट हैज वन प्रोटॉन एंड इट हैज वन न्यूट्रॉन, दिस इज योर ड्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। एंड अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम जो होता है आपका, अगर आप उसमें से हीलियम एटम के पास क्या क्या होता है? आपके पास दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उसके दो इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, दैट बिकम्स अवर अल्फा पार्टिकल। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा थ्रू आउट याद रखना है, क्योंकि आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स आएगा, दोबारा ये सारे टर्म्स आएंगे। सो ये सारी चीज आपको जुबान पर होनी चाहिए कि ड्यूट्रॉन क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज He+2 भी हम इसको कहते हैं। सो दैट इज वन स्टॉप। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, a proton, neutron and alpha particle moving with equal kinetic energies, तीनों की kinetic energy equal है, enter perpendicularly into a magnetic field। तो आपको कह के रखा है कि भाई आपका थीटा 90 डिग्री है, सीधे काम आसान कर दिया, उसने कोई डायरेक्शन हमको नहीं दी है, डायरेक्ट कह दिया है कि जो भी डायरेक्शन होगी 90 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है। फाइंड if rp rd and ra are respective radii of circular path, find ratios of rp by rd, rp by ra। तो radius of proton divided by radius of neutron, again we have to find radius of proton is to radius of alpha particle। तो बहुत ही सिंपल है, तो बस हम फॉर्मूला लिख देंगे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, वी हैव अ चार्ज। अच्छा, इन चार्जेस के पास इनका मास भी है, ध्यान रखना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? हम इसको वन आपका जो यूनिट होता है विच इज 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 kg, है ना, इसको हम वन यूनिट कह सकते हैं, 1 AMU इसी को कहा जाता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन जो होगा इसमें दो होंगे, है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। सो हियर वी विल बी हैविंग टू यूनिट्स, it will be 2 10 to the power of 2 into 1.6 into 10 to the power of -27 kg, मैंने ऊपर लिख दिया। एंड हीलियम में क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो दो प्रोटॉन का मास होगा, दो न्यूट्रॉन का मास होगा, तो यहाँ पर 4 यूनिट ऑफ मास है। सो here we have 4 into 1.6 10 to the power of -27 kg। So this is one thing, we have 4 unit of mass over here। बस रेशियो आप निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या आ जाएगा? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे रेडियस का। हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हैड गिवन अस, वी हैड दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था हमारा? √/2ke इनटू मास ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे, डिवाइड बाय QB sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर Q किसका होगा? प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, और B तो तीनों के लिए कॉमन था बिकॉज वो एक सेम मैग्नेटिक फील्ड में गया है, डिवाइड बाय, अगेन हमारे पास जो दूसरा है 2ke मास ऑफ ड्यूट्रॉन है तो D लिख देते हैं, डिवाइड बाय Q ड्यूट्रॉन टाइम्स ऑफ B sin थीटा। अगर आप बहुत अच्छे से इसमें एक्सपर्ट है सॉल्यूशन में, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं कि sin थीटा आपका 90 डिग्री था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो आपके पास जो ओवरऑल बचेगा, काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी आपका कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर से ही, 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये छोटी सी चीज आपके पास बचेगी। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो। तो अब अगर आप इसको आगे देखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन जो आपका था, तो मैं इसको 1 इंटू 1.6 लिख दूं, तो 1.6 इंटू द पावर ऑफ -27 का फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये था और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये था, तो कैन आई राइट डायरेक्टली 1/2, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर था वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इनटू आपका चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितना है? आप ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन के पास क्या क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रॉन है आपके पास, है ना। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो हमारे पास खाली एक पॉजिटिव चार्ज का ही हमको चार्ज लेना है। तो पॉजिटिव चार्ज का आपका चार्ज कितना हो जाएगा? 1.67 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, विच इज प्रोटॉन का चार्ज। तो और प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज होता है, 1.67 10 टू द पावर ऑफ -19। मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो ये सारी चीजें ओरली कर सकते हैं। अगेन ये वाला फैक्टर अगर आप खाली डायग्राम ध्यान से देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड हियर वी हैव अवर आंसर, दैट इज 1/√2। सो रेशियो ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 1/√2। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और 1/√2 अगर थोड़ा सा आप अगर और सॉल्व करेंगे तो 0.7 के आसपास आता है ना, 0.7 के आसपास आता है।
तो इसका मतलब क्या होगा, किसका रेडियस ज़्यादा बड़ा है, प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा या फिर न्यूट्रॉन का ज़्यादा बड़ा होगा। सो एज यू कैन सी डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, तो आपका जो न्यूट्रॉन का रेडियस होगा इट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, है ना। सो दिस वाज वन स्टफ जो आपको देखना था, 30% ज़्यादा है एक्चुअली, इट इज 30%। सो डेट वाज वन स्टफ। अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं इस चीज़ को, आई थिंक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, कभी आप रेशियो का क्वेश्चन देखें ना, तो आप खाली आंसर निकाल के बैठ मत जाइए, आप उस चीज़ को समझिए, आप उस चीज़ को बहुत गहराई से समझिए कि वो रेशियो आपको कहना क्या चाहता है। 1/√2 कहना क्या चाहता है कि क्या कहते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन उससे √2 टाइम्स ज़्यादा होगा, राइट। अच्छा, गलती से मैंने पहले 30% कह दिया था, सो √2 इज बेसिकली 1.41, सो इट इज 41% मोर देन द रेडियस ऑफ क्या कहते हैं प्रोटॉन। सो दिस वाज वन स्टफ जो आपको देखना था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगेन सेम कहानी हम लिख सकते हैं, √2k mass of proton divided by q of proton into b sin theta. This entire stuff divided by √2ke mass of alpha particle divided by q alpha particle b sin theta. अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम थी, 2 सबका सेम था, तो ओवरऑल आपको बचेगा ये जो mp डिवाइड बाय ma टाइम्स ऑफ qa डिवाइड बाय qp। अब जो बच्चा डायग्राम जिसको याद है कि प्रोटॉन के पास तो हमारे पास सिर्फ एक चार्ज था और अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, है ना। तो मास के रेशियो में क्या हो जाएगा, दिस इज 1 मास यूनिट एंड दिस आर 4 मास यूनिट, है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 वो है। दिस इज √1 into 1.6 10 to the power of -27, दिस इज 4 into 1.6 10 to the power of -27, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय QA बाय QP। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके पास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज है ना। एंड यहाँ पर जो आपका है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है, तो QP मैं इसको लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2 और आंसर आपका आ रहा है 1। बड़ी मजेदार चीज है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो अल्फा पार्टिकल होगा और आपका जो प्रोटॉन होगा, उन दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, 1:1 मीन सेम होगा, ठीक है। सो कई बार हमको दिमाग में लग सकता है कि भाई ये बड़ा है तो इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा और ये छोटा है तो इसका रेडियस क्या कहते हैं कि छोटा होगा, बट ऐसा नहीं है ना। हमारा जो पास वाला एग्जांपल था जिसमें हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखा था, उसमें न्यूट्रॉन बड़ा था क्या कहते हैं कि प्रोटॉन से, बट समहाउ न्यूट्रॉन हैड अ बिगर रेडियस, बट ओवर हेयर यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं काम आई। रीजन बीइंग कि यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके, दोनों चीज़ों पे आपका फैक्टर डिपेंडेंट है। एक आपका चार्ज भी डिपेंडेंट है रेडियस पर, क्योंकि रेडियस के फॉर्मूले में आपका क्या कहते हैं कि वेलोसिटी का फैक्टर तो एक है ही, मास का फैक्टर एक है और चार्ज का भी एक फैक्टर है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट रेडियस की वैल्यू इस तरीके से वेरी हुई है यहाँ पर। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए हैं बहुत अच्छे से तो आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस लेवल के बना पाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें क्योंकि मुझे निकलना होगा एक क्लास के लिए। सो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देख सकते हैं, इट्स एस सी वर्मा, अगेन एस सी वर्मा सर की बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल है। अ सिंगली चार्ज मैग्नीशियम ए क्या है आपका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या बताता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। सो इट हैज 24 आयंस आर एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब आपकी इसके वही आपके पास सिंगली चार्ज मैग्नीशियम आयन है, तो मतलब आपके पास मैग्नीशियम सिंगली चार्ज कर रहे हो तो मैग्नीशियम +1 है आपके पास यहाँ पर। अब ये जो आपके पास है सिंगली चार्ज मतलब +1, ध्यान रखिएगा, तो इसके ऊपर आपका टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हम खाली जो आपका चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होगा वही हम लेंगे, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। सिंगली चार्ज कह दिया मतलब कि आपका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो खाली एक प्रोटॉन का होगा। तो आपका जब आप चार्ज लिखेंगे तो वहां पर आप 1 प्रोटॉन का चार्ज आप यूज करेंगे। दिस इज व्हाट द डेटा मीन्स ओवर हियर। अगला चीज डेटा कहता है आर एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है बेटा, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 2 10 टू द पावर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना ही चाहिए ये चीज़, जुबान पे होनी चाहिए। तो आप इससे क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप इससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल गिव यू क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक समझे आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हमसे क्या कहती है, एंड इट इज इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। ठीक है, अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 टेस्ला। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म बाय द आयंस। सो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा आपका, वी हैव, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे आयंस हो, तो किसी भी एक आयन का आपको रेडियस बता देना है। तो इट इज एम वी डिवाइड बाय क्या कहते हैं क्यू बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन ने लिखा था कि इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर वर्ड उसने यूज किया हमारे साथ, तो बेस्ट है। तो दिस विल बी मास। तो आपका जो क्या कहते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो 24 एटॉमिक मास यूनिट 24 है, मतलब उसके अंदर 24 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 24 इंटू 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27। ये आप थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करता है केमिस्ट्री की। इनटू आपकी जो वेलोसिटी थी वहां पर, हाँ अच्छा थोड़ा सा मैं फंस गया यहाँ पर कि एम वी दिया था, वेलोसिटी नहीं दिया है आपको, तो आपको सीधे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। जिन बच्चों ने पकड़ लिया होगा पहले, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में उसने बात नहीं की है, सो विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस। सो रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी टाइम्स ऑफ QB sin theta। if we proceed further, radius is equal to root over 2 into mass हमारा था 24 into 1.6 10 to the power of -27 kg इंटू ये हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारा 2, और काइनेटिक एनर्जी जो आपका है, जो आपने अभी भी यहाँ पर कैलकुलेट की है, ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दिस विल बी 2 10 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। आप बोलोगे सर इतना बड़ा सॉल्व कैसे करेंगे, लिख तो रहे हो। हाँ, तो जो जेई मेंस वाले उनको तो बेटा सॉल्व करना ही है इसको। लेकिन एग्जाम में भी आपको क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं आता, बट ये आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा हैवी है। सो डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा चार्ज। अब चार्ज कितना लिखेंगे, ध्यान रखना, चार्ज आपको लिखना है 1 प्रोटॉन का। सो 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ज की जगह पे ये लिखे, है ना। दिस इनटू आपका जो बी होगी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0.6 हो जाएगी, साइन थीटा आपका 90 रहेगा। जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके बैठा हुआ हूँ, तो आपको रेडियस आएगा 5.3 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट योर आंसर विल बी। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन कहता है इफ देयर आर आल्सो सिंगली चार्ज आयंस ऑफ आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम 26। मैग्नीशियम 26 है, मैग्नीशियम 26 में क्या होगा आपके पास 26 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे, सबका एडिशन करने के बाद। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो बस यही आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। वी एज्यूम कि सभी के पास काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। सो आपके इस फॉर्मूले में बस चेंजेस क्या होगी, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है आपको समझा देता हूँ कि एक जगह है जहां पर आप समझ लीजिए कि मैग्नीशियम 24 चार्ज वाले हैं, Mg24 वाले भी हैं, और Mg26 वाला आइसोटोप भी है वहां पर प्रेजेंट, है ना। और दोनों ही क्या कहते हैं कि सिंगली चार्ज है, दे बोथ आर सिंगली चार्ज। सो आपका जो मैग्नीशियम रहेगा वो वहां पर इट विल बी +1। वैसे मुझे यहाँ पर +1 लिखना नहीं चाहिए। सो दोनों का जो आप जो फॉर्मूला जो आप चार्ज पुट करेंगे ना यहाँ पर, वो तो 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 ही पुट करेंगे। बस फैक्टर में चेंज क्या होगा कि जब आप सेकंड वाले का, जब सेकंड पार्ट क्वेश्चन में जब मास डालेंगे, तो यहाँ पर 24 की जगह पे आपको लिखना होगा 26, बिकॉज अब ये मैग्नीशियम में 26 पार्टिकल्स ऑफ मास एंड न्यूट्रॉन टुगेदर होंगे, है ना। बाकी आई थिंक दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, यस दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम है। फिर जब आप उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले में जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग आइसोटोप के पास, जस्ट बिकॉज उनके पास थोड़ा सा मास अलग अलग है, उनके रेडियस में कितना फर्क आता है। और इसी टेक्निक से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम बनाना था, तो नेचर में यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। तो हमें जो आइसोटोप वाला यूरेनियम चाहिए था, हमने उसको इसी टेक्निक से क्या बोलते हैं सेपरेट किया था। तो वो टेक्निक के ऊपर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उस चीज़ को और देखेंगे। सो
आई होप ये आप समझे हैं कि हमें इसको कैसे करना था। चलिए अब हम आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर ही है। तो क्वेश्चन इस बार आपके पास Fe आयन लेके आया है ना? आपके पास आयन है, इसका आयन है। व्हाट डज प्लस मीन कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज इसका एक्स्ट्रा है। तो जब आप इस पे चार्ज लिखेंगे तो आप वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन जितना चार्ज इसके ऊपर बताएंगे। तो फॉर्मूला जो हम चार्ज पुट करेंगे दैट इज द केस। तो क्वेश्चन क्या कहता है? Fe plus ions are accelerated through a potential difference of 500 volt and are injected normally in a homogeneous magnetic field of strength 20 millitesla. Find the radius of the circular path followed by the isotopes of mass 57 and 58. है ना? तो आपके पास दो आइसोटोप्स है यहाँ पर। टेक द मास ऑफ वन आयन टू बी दिस मच वेयर ए इज द मास नंबर। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूं कि आप इस 50 वोल्ट को कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना वेलोसिटी दिया ना आपको काइनेटिक एनर्जी दी है। तो इसी की हेल्प से आपको विदाउट ऑल दोस टर्म्स आपको क्या कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि आपके पास कोई भी अगर चार्ज रहेगा ना एंड उस चार्ज को अगर आप किसी एक रीजन पे रखते हैं जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से एक जगह पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, एक जगह पे 110 वोल्ट है, तो इन दो जगह के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 वोल्ट का है। अब यहाँ पर अगर आप किसी चार्ज को रख देते हैं, लेट्स से आप किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट टू मूव। So now as it will start to move, it will start to possess some kinetic energy. Now question is कितना kinetic energy वो possess करेगा? तो kinetic energy का फॉर्मूला हम देते हैं, it is simply given by that charge multiplied by वहाँ पर जो potential difference होगी। तो this is what the question is saying in the first statement. क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक Fe प्लस आयन को हमने एक्सलेट किया है एक पोटेंशियल डिफरेंस रीजन में जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट। तो वहां से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो Fe प्लस मतलब हम वन प्रोटॉन जितना चार्ज हम मान के चलते हैं कि उस Fe प्लस आयन के ऊपर है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ से? तो वन चार्ज इसका हो जाएगा 1 इंटू 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम इंटू आपका पोटेंशियल था 500 वोल्ट। सारे यूनिट्स आपके ऐसा यूनिट्स में है तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी इन जूल्स। आप इसको एज इट इज रख के छोड़ सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर उसने दो आइसोटोप्स हमको कहे 57 और 58 का। 57 और 58 मतलब क्या हो जाएगा? Fe 57 और 58 में क्या फर्क होगा? 57 एंड 58 आई थिंक 57 ऊपर लिखते हैं 57 एंड 58। 57 58 मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 57 होंगे एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे? 58 होंगे। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि टोटल मास इसका जो होगा इट विल बी 57 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन प्रोटॉन which is 1.6 10 to the power of -27 kg. And what does this mean? Again, it means इसका मास होगा 58 into 10 to the power of 1.6 10 to the power of -27 kg. I hope यहाँ तक बेसिक्स आपको क्लियर है अच्छे से। So this was one stuff. अब आगे क्वेश्चन हमसे कहा था कि find the radius of the circular path followed by the isotope. तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो सिंपली बस वही पिछले फॉर्मूला आपको रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यूबी साइन थीटा। यहाँ पर 90 डिग्री के लिए उसने कहा था कि these ions are injected normally into a homogeneous magnetic field. सो कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर? 2 टाइम्स ऑफ मास आपका किसी भी एक का ले लीजिए। फर्स्ट 57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 57 इंटू 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू काइनेटिक एनर्जी का आप टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं विच इज 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 500। बच्चे सोचेंगे सर ये सॉल्व कैसे करेंगे? करना तो पड़ेगा मेंस वालों को। डिवाइड बाय चार्ज आपकी, अब चार्ज क्या लेंगे? एक प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बी थी विच वॉज 20 मिली टेस्ला 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो दिस वॉज द मैग्नेटिक फील्ड जब आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको कुछ रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको यहाँ पर ये जो 57 है इसके जगह पे आपको 58 रख के सॉल्व करना होगा। आई होप आप समझ गए, इसको सॉल्व कर लेना। जय हिंद। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है। देखिए क्वेश्चन आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन आपसे कहता है कि अ पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड मास ऑफ 20 माइक्रोग्राम moves along a circle of radius 5 centimeter under action of magnetic field 1 Tesla. When a particle is at a point P, a uniform electric field is switched on and it is found that the particle continues on tangent through P with uniform velocity. अब इसके कहने का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं
कि ये क्या कहता है यहाँ से, कि जैसे उसने कहता है कि जैसे उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी वो पार्टिकल टेंजेंट जाने लग गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये सर्कल पाथ था फॉर एग्जांपल, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल पर वो आपका पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था सर्कमफ्रेंस पे। लेट्स से एक पॉइंट पी आया, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी, जिसकी वजह से ये जो आपका पार्टिकल है ये अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चले गया। अब जिनको सर्कुलर मोशन का बेसिक्स पता है, तो हमने बताया था कि सर्कुलर मोशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक है टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से ये टेंजेंशियली चले गया, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी वो खत्म हो गई है ना। तो जैसे हम रस्सी के ऊपर कोई पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं सर्कल में, एंड अगर आप उसको छोड़ देते हो तो टेंजेंशियली भाग जाएगा, जिस पोजीशन पे आप छोड़ोगे उसके टेंजेंशियली वो भाग जाता है। सो दैट इज द केस ऑफ। सिमिलरली यहाँ पर लेट से आपका चार्ज गोल गोल घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेट से इस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जिसकी वजह से टेंजेंशियली भाग गया है अपने उस वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट की होगी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस आउट कर देता है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है कि वो टेंजेंशियली भाग जाता है। रीजन बीइंग कि दिस इस सेंट्रीपिटल फोर्स को काटने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आ गई है। सो अब क्या हो जाएगा, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ई आपका हो जाएगा। तो एफ बी आपका कितना हो जाएगा, आप लगा सकते हैं यहाँ पर चार्ज है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आपका 90 डिग्री लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्यू वी बी, क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपसे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज चार्ज आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वी बी बाय ई। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की है, तो हमारा पेज यहाँ पर फंस जाता है। जस्ट सो सॉरी, इट विल बी ई नहीं होगा, ई तो वहां पर चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ क्वेश्चन इज कि आप वेलोसिटी कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पर हमारा पेज फंस जाता है, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना बेटा, एफ बी वाली, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप डेरिवेशन याद आया आपको, तो इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, इसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, जो यहाँ पर 90 डिग्री है। ये इसके हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज वेर यू विल हैव टू यूज द हेड लिटिल बिट। तो ये हो जाएगा आपका, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। तो आप इस डेटा को यहाँ पर फर्दर सब्स्टिट्यूट करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो ई विल बी इक्वल टू वी की वैल्यू में डाल सकता हूँ क्यू बी आर बाय एम टाइम्स ऑफ बी। तो इट विल बी क्यू टाइम्स ऑफ आर बाय एम टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। अब बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पर, एंड आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। सो आई होप ये चीज आप समझे हैं, एंड इतना आप कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन और है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वर्ल्ड वॉर क्या बोलते हैं 2 के टाइम पे हमको यूरेनियम को सेपरेट करना था। तो हमारे पास जो भी यूरेनियम मिलता था, तो यूरेनियम का जो भी ओर या फिर मिनरल मिलता था, उसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता था। एंड जो एटॉमिक बॉम्ब बनाना था, उसके लिए यूरेनियम 235 चाहिए था, जिसकी परसेंटेज खाली थी 0.711%। ठीक है, इतना खाली 0.711% यूरेनियम 235 मिलता था, एंड 99.3% आपका क्या कहते हैं कि यूरेनियम 238 मिलता था। तो हमको इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसको आपने उन्होंने सेपरेट कैसे किया उस टाइम पे, इट वाज दिस मेथड। तो वो लोग क्या करते थे कि अब वहां पर जो भी आपको मिला है सैंपल, उसमें ये दोनों प्रेजेंट है, तो वो लोग क्या करते थे, उसकी बीम बनाकर ऐसे पास करते थे एक रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती थी। तो थोड़ा आगे जाने के बाद क्या होता था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में लोग एंटर करते थे, क्या बोलते हैं कि जो यूरेनियम 238 होगा और जो यूरेनियम 235 होगा, वो लोग अलग अलग रेडियस में मूव करना स्टार्ट कर देते थे। एंड इसके वजह से क्या होता था, जब ये लोग घूम के ये दोनों अलग अलग पाथ पकड़ के आते थे, तो एक जगह वो लोग 235 कलेक्ट कर लेते थे और एक जगह 238, इस तरीके से वो लोग कलेक्ट कर लेते थे। तो इस क्वेश्चन में भी हमको वही आया है, बट यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट अलग है। तो इससे हम बेसिकली क्या सीखते हैं पता है, कि आपकी जो बुक में जो भी क्वेश्चन बना के देता है ना, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, रियल लाइफ सिनेरियो से मिलता जुलता सिनेरियो आपका होता है, तभी वो एग्जाम्पल आके बनता है। इसीलिए यही एससी वर्मा सर की बुक आपकी चीज़ों को टेस्ट करता है बहुत अच्छे से, कि क्या आप उस साइंटिफिक लेवल की थिंकिंग कितनी एक्सट्रीम तक रखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रैक वैसे बनता कैसे है। तो आप देख सकते हैं, तो बेसिकली होगा बेटा ये कि जैसे ही इसमें एंटर करेगा ना,
यहाँ तक जैसे पहुंचेगा तो उसके बाद इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, इसके रास्ते को कर्व पाथ बनाते जाएगी। अब होता क्या है कि एक टाइम के बाद यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में दोबारा खत्म हो जाती है। तो खत्म होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आफ्टर सम पॉइंट व्हेन इट विल रीच एट दिस पॉइंट, इसके पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। बट एंड इन दिस रीजन, राइट हैंड साइड का जो रीजन होगा वहां पर उसको अगेन मैग्नेटिक फील्ड मिलती नहीं है। तो सिंस देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स हेयर, after this point there is no centripetal force, so what happens, this particle starts to move in the linear direction again, and this is the case। अब आप इसको वैसे बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपसे, सो अ नैरो बीम ऑफ स्लाइटली चार्ज कार्बन आयंस मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस इज सेंट परपेंडिकुलर इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला। सो आपके पास कार्बन के आयन से, ध्यान रखिएगा, इट इज फाउंड दैट टू बीम्स मर्ज फ्रॉम द फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द सेपरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट बीम बीइंग 3 and 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो आइडेंटिफाई द आइसोटोप प्रेजेंट इन दिस। तो ये जो आपको दे के रखा हुआ है, ये उनका रेडियस दे के रखा हुआ है। सो आपके पास लेट से दो टाइप के आइसोटोप्स थे, तो एक आइसोटोप आपको रेडियस 3 दे रहा है, दूसरा आपको रेडियस 3.5 दे रहा है। अच्छा, सो सॉरी, डायमीटर के बारे में बात हुई है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि इट इज फाउंड दैट टू बीम्स एमर्ज फ्रॉम द फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड मतलब क्या हो गया, ऐसे जा रहा था और पीछे की तरफ एमर्ज होता है। The separation from the incident being 3 सेंटीमीटर एंड 3.5। व्हाट डज दिस मीन कि पहला लेट से ये आपका फर्स्ट बीम था और एक वाला यहाँ पर आ गया, मतलब दिस इज अ सेपरेशन दैट्स दे आर टॉकिंग। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और दूसरे बीम का जो सेपरेशन है वो ये है, विच इज 3.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज आर देयर डायमीटर। तो रेडियस के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना है। कहता है आइडेंटिफाई द आइसोटोप। तो यहाँ पर आपको मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे हम करते हैं आप देखिए, इसको बहुत आराम से कर लेंगे हम। इसको वेलोसिटी सब हमको दे के रखा है, एंड सो रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। सारी चीजें हमको पता है। क्वेश्चन ने कहा था कि सिंगली चार्ज कार्बन आयन है आपके पास, तो आपका चार्ज आप क्या लेंगे, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। सो फर्स्ट वाले के लिए आप सॉल्व करेंगे, R1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3/2। ये हमारा रेडियस हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻²। मास, अब यही मास ही मेन खेल खेलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मास नंबर को m लिख देते हैं, टाइम्स ऑफ मास ऑफ ईच प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपको आएगा आंसर m का, वही बताएगा कि आइसोटोप कौन सा होगा, है ना। C12 होगा, C14 होगा, तो यही m आपको फाइंड आउट करना है। दिस विल टेल यू एक्चुअली द मास नंबर। फाइन, सो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो अब ये हो गया, मैं इसको एम ए लिख देता हूँ, क्योंकि एम ए टाइम्स ऑफ जब आप मास ऑफ ईच प्रोटॉन करेंगे दैट विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द आयन। सो दैट वाज वन स्टफ इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको देख के रखी थी 6 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस डिवाइड बाय आपका चार्ज, जो वहां पर चार्ज सिंगली चार्ज था, तो हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड बी वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5। जब आप इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा खासा m का आंसर आ जाएगा। हम इसको ओरली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये 1.6 अप्रोक्सीमेट कैंसर हो जाएगा, ये 0.5 इसको 12 बना देगा, है ना। फिर उसके बाद ये 19 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको -8 बचेगा। -8 एंड +4 हो जाएगा जब यहाँ पर, तो ये आपको 10⁻⁻⁴ बचेगा। आई होप ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो। अब ये जो -2 और -4 जब ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आपको वापस -2 मिलेगा, -2 वहां पर जाके 10 हो जाएगा, है ना। 100 हो जाएगा जब उस साइड जाएगा, तो आपके पास फाइनली बचेगा 3 × 10⁻² डिवाइड बाय 2, है ना, और डिवाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू एम ए। यही आपको निकालना था। सो ये 1 जा 50 जा हो जाएगा, 50 × 3 150, 150 डिवाइड बाय 12। सो दिस विल बी योर एटॉमिक मास नंबर जो आपको यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज वन स्टेप। फिर आपके सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या कहते हैं, 3.5 से 3.5 डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर सॉल्व करना होगा। द सेम थिंग, द सेम प्रोसीजर विल फॉलो ओवर देयर ऑल्सो। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि यहाँ पर जो आपने 3 लिया था, उसकी जगह पे आपको रेडियस 3.5 डिवाइड बाय 2 करके सॉल्व करना होगा। एंड क्या बदलेगा वहां पर, कुछ नहीं बदलेगा, बस उसी के वही एक छोटा सा फैक्टर आपका वहाँ पर एडिशनली आ जाएगा। सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझे हैं बहुत अच्छे से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।